हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में हमने पिछले लेक्चर्स में बात करी थी कि अगर हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाला हमने बताया था। तो मतलब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे थे, उसमें भी हमने कई सारे केसेस बताए थे पिछले लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक्चुअली हमने बताया था तीन तरह से हो सकता है ना। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने इसमें दो केस कर दिए थे, एक स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और एक कर्व्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। ठीक है, तो अच्छा बाकी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम आगे कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम के लेक्चर्स में हम इनको भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली बात कर रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, और उसमें भी हमने स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया था इसके पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसी के आगे। ठीक है, कर्व्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मतलब जो आज के जो टॉपिक है वो है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर continuous कर्व्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारी आज की हेडिंग। अच्छा, कर्व्ड में भी हम बेसिकली सिंप्लिसिटी के लिए एक सर्कल लेते हैं ना, सर्कल का कोई आर्क ले लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो कर्व तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जो आर्क है वो सर्कुलर है। ठीक है, मतलब एक आर्क लिया, एक सर्कल का एक पार्ट ले लिया। ठीक है, तो देखते हैं भाई, तो ये मान लेते हैं ये कोई एक सर्कल का कोई एक आर्क है। ठीक है, और उसकी जो रेडियस है ये आर है और ये उसका सेंटर है मान लेते हैं। ठीक है, इसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये हमें कोई एक आर्क दिया है। ठीक है, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हमें पता है लैम्डा है, और इसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अच्छा तो निकालते हैं, अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको जरा हटा देते हैं, स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, वहाँ भी हम यार क्या करें भाई, ये चार्ज कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, केवल पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी एक एक्सट्रीमली स्मॉल लेंथ ले ली, इस आर्क की एक एक्सट्रीमली स्मॉल लेंथ ली dl, और इस छोटी सी लेंथ का जो छोटा सा चार्ज है वो dq है। ठीक है, एक्चुअली dq इतना छोटा है कि इसको हम एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, और अगर इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं तो हम यहाँ कूलम्ब्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज dq लिया, उस dq के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी dE मान लिया। ठीक है, ये बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे से आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये d मान लिया, अब हम इस d के, ठीक, अच्छा ये जो आर्क है हमने माना, ये जो आर्क है ये सेंटर पर अल्फा का एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना है, अल्फा। इसके बाद हमने इसको हाफ डिवाइड कर दिया, हाफ में बांट दिया, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। ये वाला एंगल अल्फा/2 है और ये वाला एंगल अल्फा/2 है। ठीक है, इसको हम एक अपनी एक्सिस मान लेते हैं, मान लो y एक्सिस मान लेते हैं। अब इससे थीटा के एंगल पे हमने dq लिया है ना। एक्चुअली dq हमें यहाँ हर जगह dq लेना पड़ेगा और बहुत सारे d मिलेंगे और सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल पाएगा। ठीक है, तो हमने माना कि इस लाइन से, ये हमने फिक्स लाइन मान ली और इस लाइन से थीटा के एंगल पर हमने dq लिया है। ठीक है, और इसके बाद इसके का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो d है, और इसके बाद ऐसे बहुत सारे d मिलेंगे और सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये d के ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, और हमने इस d के दो कंपोनेंट कर दिए, एक d cos थीटा और एक d sin थीटा। जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ cos होगा, दूसरी तरफ क्या आएगा, sin आएगा। ठीक है, ये दो कंपोनेंट हो गए। अच्छा एक बात और है,
ऐसे ही थीटा एंगल पर हम इधर भी तो ले सकते हैं डी, नहीं ले सकते हैं। और अगर इधर डी लोगे तो सोचो इधर भी मिलेगा डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा, तो डी साइन थीटा वाले आपस में कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएंगे भाई। अगर तुम यहाँ लोगे डी क्यू तो जितने एंगल यहाँ लोगे उतने एंगल यहाँ भी ले लोगे डी क्यू, तो इसका मतलब जितने साइन थीटा वाले टर्म्स होंगे वो सब आपस में कट जाएंगे, है ना, क्योंकि हम एंगल 20 से ले रहे हैं तो आधे इधर लेना पड़ेगा, आधे इधर लेना पड़ेगा, तो साइन वाले जितने कंपोनेंट्स आएंगे वो सब आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो कॉस वाले क्या होंगे, कॉस वाले जितने कंपोनेंट्स हैं वो सब आपस में जुड़ जाएंगे, और वही हमारा इस पॉइंट पर या सेंटर पर या इसको वो मान लो इस पॉइंट पर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर कितना हो जाएगा, इसको हम अगर E मान लें तो E बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, हमें कॉन्टिन्यूअस समेशन करना है ना भाई, डी क्यू यहाँ लेंगे इसके यहाँ डी मिलेगा, फिर डी क्यू यहाँ लेंगे उसके यहाँ डी मिलेगा, तो हर जगह डी क्यू लेते रहेंगे लगातार, और ऐसे ही बहुत सारे डी मिलते रहेंगे और सबको हमें ऐड करना है, तो हमें कॉन्टिन्यूसली डी क्यू लेना है ना, और कॉन्टिन्यूसली डी मिलेंगे, तो जब भी हमें कॉन्टिन्यूअस समेशन करना पड़ता है फिजिक्स में कहीं पर भी, तो हम किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या है, बेसिकली एक टाइप का समेशन ही तो है, ठीक है। अच्छा, समेशन एक्चुअली एक सिग्मा भी होता है, ये भी शायद सुना हो इसका नाम, ये भी समेशन होता है, लेकिन सिग्मा जो होता है वो डिस्क्रीट समेशन होता है, मतलब रुक रुक के, जबकि इंटीग्रेशन जो होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस समेशन होता है। तो फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है इंटीग्रेशन का, क्योंकि फिजिक्स में बहुत जगह में कॉन्टिन्यूअस समेशन की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा, तो जो ई निकलेगा वो आएगा एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी ई कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है। ठीक, अब डी की वैल्यू निकाल लो भाई, डी की वैल्यू क्या होगी, डी है क्या, इस डी क्यू के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डी होगा कितना बताओ, तो डी कितना होगा, डी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसके कारण, ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज डी क्यू, है ना, और ये डी ई बराबर बताओ कितना होगा भाई, ई बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², तो ये छोटा सा चार्ज डी क्यू को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये जाएगा 1/4πε0 और डी क्यू अपॉन देखो r² हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डी क्यू कहीं पर भी लोगे आर तो वही रहेगा ना, चाहे डी क्यू यहाँ लो कहीं पर भी लो, आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, डी की वैल्यू को ऊपर रख दो जरा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसकी वैल्यू को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं। क्या देखो क्या आएगा भाई, ई बराबर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1/4πε0 और आ जाएगा कॉस थीटा आएगा, है ना, और अपॉन में r² आएगा और डी क्यू आएगा, देख लो यही तो आएगा, डी ई की वैल्यू हमने रख दी और कॉस थीटा लिखा था पहले से, और डी क्यू और अपन r² ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अच्छा, आर भी यहाँ कांस्टेंट है ना भाई, अगर तुम डी क्यू यहाँ कहीं भी लोगे तो क्या आर बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, तो आर भी कांस्टेंट है। थीटा लेकिन कांस्टेंट नहीं है, अगर तुम डी क्यू अलग अलग जगह लोगे तो थीटा बदलता रहेगा, है ना। थीटा की कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, अगर हम इधर देखें तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, α/2, इधर देखें तो कितनी होगी, -α/2, मतलब थीटा वैरी करेगा, चेंज होगा, कहाँ से कहाँ तक, -α/2 से +α/2, ठीक है। अच्छा, तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम k मान लेते हैं, बार बार इतना लंबा लिखना पड़ेगा, इसको k लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, E बराबर आ जाएगा k/r², ठीक, और इंटीग्रेशन किसका, cos थीटा और dq, ठीक, ये आ गया। अब फिर वही प्रॉब्लम आ रही है भाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है क्यू के रिस्पेक्ट में और थीटा आ रहा है, तो एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हम इस डी क्यू को डी थीटा के टर्म्स में ले आएँ तो इसका बहुत ईजिली इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ ये कोशिश करते हैं कि डी क्यू जो है वो कहीं डी थीटा के टर्म्स में आए और उसके बाद इंटीग्रेशन इसका इजीली हो पाए, ठीक है। तो उसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कहीं निकालते हैं और फिर यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई, तो डी क्यू है क्या, एक्चुअली जो डी क्यू है वो बहुत छोटी सी लेंथ dl का जो छोटा सा चार्ज है वो डी क्यू है, और इस छोटी सी लेंथ से जो छोटा सा एंगल बनेगा इस एंगल को हम डी थीटा मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, छोटी सी लेंथ का चार्ज है कितना, डी क्यू, ठीक है। तो देखो मतलब ये हुआ एक्चुअली जो चार्ज ऑफ डी क्यू लेंथ
सॉरी चार्ज ऑफ डीएल लेंथ, ये है क्या डी क्यू, ठीक। तो चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, अगर वन लेंथ का कोई चार्ज पूछे तो चार्ज ऑफ वन लेंथ देखो कर देते हैं यहाँ पे, अगर चार्ज ऑफ वन लेंथ यहाँ कर देते हैं, चार्ज ऑफ डी क्यू डीएल लेंथ इतना है, तो चार्ज ऑफ वन लेंथ ये हो जाएगा कितना, ये एक्चुअली हो जाएगा डी क्यू अपॉन कितना डीएल, ये तो हो जाएगा। अच्छा यूनिट लेंथ का जो चार्ज होता है उसी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, तो एक्चुअली ये लैम्डा के बराबर है, तो लैम्डा बराबर है डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है। तो हम डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं पता है, लैम्डा इंटू डी एल, ये लिख सकते हैं, और डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल आ जाएगा, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू हमको लानी थी एक्चुअली डी थीटा के टर्म्स में, और आ गई किसमें, डी एल के टर्म्स में, ठीक है। तो कुछ और करना पड़ेगा अभी, है ना, देखते हैं भाई। देखो ये छोटा सा आर्क है और ये छोटा सा एंगल है, अगर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हम फॉर्मूला यूज कर लें तो देखो क्या आएगा भाई, डी थीटा इज इक्वल टू आएगा आर्क, ये डीएल है, ये छोटी सी लेंथ कितनी है डीएल, और अपॉन आर, तो हम कर सकते हैं, देखना जरा यहाँ पर हम बात लिख देते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा, देखो इसमें एंगल है डी थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है डीएल, बहुत छोटी सी लेंथ, और अपॉन रेडियस कितनी है आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुमसे कहा जाए कि डीएल की वैल्यू बताओ तो हम लिख सकते हैं आर डी थीटा, और इस डीएल की वैल्यू को इसमें रख दो, ठीक है। इसको कुछ मान लेते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। इस डीएल की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 3 में रखो, जब 3 में रखोगे तो देखो क्या आएगा, डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा देखो डी क्यू बराबर आ जाएगा लैम्डा, तो लिखा रहने दो, डीएल की जगह रखो आर और डी थीटा, बस भाई। देखो हमें यही तो लाना था, क्या हमें लाना था डी क्यू की वैल्यू डी थीटा के टर्म्स में, क्यों, जिससे इजीली इंटीग्रेशन हो जाए, है ना। तो देखो इसका इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, करो जरा भाई। इस डी क्यू की वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें, कहाँ पर, ये वाली जो इक्वेशन है इसकी हम रखेंगे इसको कहाँ पर, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, और सेकेंड इक्वेशन में रख दोगे और सॉल्व कर दोगे तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से इसको हम हटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर देख लेना, ठीक है। देखो वहाँ से डी क्यू की जो वैल्यू निकल के आई है वो एक्चुअली लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा आई है, ठीक है भाई। फॉर्मूला लगाया ना इसमें, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, डी थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन आर, तो डी एल बराबर आर डी एल बराबर आया आर इंटू डी थीटा, और इस डी एल की वैल्यू को ऊपर रख दिया, ठीक है। तो डी क्यू की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इस डी क्यू की वैल्यू को कहाँ रख दो, सेकंड वाले इक्वेशन में रख दो, तो जब देखो क्या आएगा वहाँ, उसके बाद हम इधर कर रहे हैं, उसके बाद से हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब देखिए ई बराबर कितना आएगा, ई बराबर आएगा के अपॉन आर स्क्वायर लिखा रहने दो, इंटीग्रेशन लिखा था कॉस थीटा और इंटू डी क्यू की जगह देखो क्या रख दो, लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, ठीक है। अच्छा एक आर से आर तो कट ही जाएगा भाई, आर भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, आर कट जाएगा, है ना, लैम्डा बाहर आ जाएगा, लैम्डा भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, यूनिफॉर्म है तो मतलब लैम्डा कांस्टेंट रहेगा। तो ई बराबर पता क्या आया के लैम्डा अपॉन आर आ गया, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आया, कॉस थीटा और डी थीटा आ गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है भाई तो कर दो, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तो पता ही होगा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर दो के लैम्डा अपॉन आर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा। अब लिमिट लगाओ जरा, थीटा की लिमिट क्या है भाई, हमें डी क्यू यहाँ लेना है, फिर यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो हमने बताया था ना कि थीटा की जो लिमिट है वो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब सॉल्व कर दो भाई, इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दो, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, आता होगा। तो ई बराबर के लैम्डा अपॉन आर, और लिमिट लगाओ तो अपर लिमिट लगाओगे साइन अल्फा बाई 2 और माइनस लगाओगे साइन माइनस अल्फा बाई 2, देखो यही तो आएगा। तो साइन माइनस अल्फा बाई 2 मतलब हो गया माइनस साइन अल्फा बाई 2, मतलब ये प्लस हो जाएगा। तो मतलब ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पता कितना, 2 के लैम्डा अपॉन आर और इंटू साइन अल्फा बाई 2, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला छोटा सा, ठीक है। तो ये बात है। तो अगर कोई एक आर्क है और वो आर्क सेंटर पर अल्फा का एंगल बना रहा है, ठीक है, और उस आर्क पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है,
ठीक है। तो उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो इतनी होती है ना, इस आर्क से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होती है, E बराबर 2k लैम्डा अपन आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। यहाँ पर k की जगह क्या रखा हमने, k एक्चुअली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये तो एक फार्मूला आ गया। अच्छा, अब इसके और भी केसेस बन सकते हैं। अगर कोई ये कहे कि भाई ये आर्क जो है, इस आर्क को हम हाफ सर्किल बना दें, सेमी सर्किल बना दें, है ना, अगर यही आर्क जो है वो सेमी सर्किल बन जाए तो क्या होगा? तो सिंपल है भाई, ये मेन फार्मूला है, बाकी इससे कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर सेमी सर्किल, सेमी सर्किल है ना, मतलब आधा सर्किल हो, जैसे अगर तुमसे कहा जाए कि ये एक सेमी सर्किल है, मान लो सेमी सर्किल है, ठीक है, और वही बिल्कुल इस सेमी सर्किल पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिल्कुल इसी तरह से, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा है, और तुमसे कहा गया बताओ भैया इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो भाई बड़ा सिंपल सी बात है, ये जो पूरा एंगल था ये हमने अल्फा माना था, यहाँ पर देखो जरा ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 180 डिग्री हो जाएगा, 9 है ना, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा की जगह क्या रख दोगे, 180 रख दोगे, तो अल्फा बराबर 180 डिग्री अगर यहाँ रखोगे तो साइन 180/2 मतलब साइन 90 1 हो जाएगा। तो बताओ E बराबर कितना आएगा, E बराबर आएगा 2k लैम्डा अपॉन आर और इंटू साइन 90, भाई साइन 90 तो 1 हो जाता है ना, तो मतलब E बराबर आ गया कितना, 2k लैम्डा अपॉन आर। ये बात याद रखने वाली है कि अगर कोई सेमी सर्किल हो और उस पर चार्ज लीनियरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, तो उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू E बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर होती है। यहाँ पर आर क्या है, आर उसकी रेडियस है, ठीक है। अब अगर कोई कहे भैया एक क्वार्टर सर्किल हो जाए, मतलब सर्किल का आधा हो जाए, है ना, इसका भी आधा कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर इसका भी आधा कर दोगे तो थीटा यहाँ से यहाँ तक लोगे, थीटा 90 ये सॉरी मतलब ये जो अल्फा है उसकी वैल्यू 90 हो जाएगी, है ना, तो वो भी सिंपली कर सकते हो, है ना, एक ये केस हो गया। अब इसी की अगर हम आगे बात करें कि देखो फॉर क्वार्टर सर्किल, क्वार्टर सर्किल मतलब सर्किल का आधा, है ना, मतलब ये बात है, कुछ इस तरह का ये पार्ट, मतलब ये सर्किल होता है ऐसे, ये इतना पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, और यहाँ पर वही है पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, रेडियस आर है, तो तुमसे कहा गया बताओ उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो भैया बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल पूरा कितना हो गया, 90 हो गया, तो यहाँ पर हम अल्फा की जगह कितना रख देंगे, 90 रख देंगे। तो अगर इसी फॉर्मूले में रखोगे तो सिंपली E बराबर बताओ कितना आ जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर और साइन 90/2 मतलब साइन 45 रख दो, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। अच्छा, नीचे 1/√2 आएगा और ऊपर 2 लिखा है तो ऊपर कट जाएगा एक, है ना, तो पता क्या आएगा, E बराबर बताओ क्या आएगा, E बराबर आएगा √2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है भाई। 1/√2 करोगे ना तो 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया E बराबर √2k लैम्डा अपॉन आर। तो इस तरह से अगर कोई भी तुम्हारा एक आर्क दिया हो और उसके सेंटर पर कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और आर्क में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इस फॉर्मूले से, ये हमारे पास मेन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, है ना। अब वो तो हमने पर्टिकुलर 2 केस करके दिखा दिए कि वो सेमी सर्किल हो गया या क्वार्टर सर्किल हो गया, है ना, वो तो बात की बात है, लेकिन इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके आगे जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आगे की वीडियोस में, मतलब गॉस की थ्योरम्स की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।